क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स। आज अपन बात करेंगे पार्ट 2 की। आज अपने फिजिक्स का सेकंड क्लास चैप्टर नंबर 1 के अकॉर्डिंग अपना जो नेक्स्ट शिक्षण बिंदु था आवेशित करने की विधियां, यानी आवेश को अपन किस किस विधियों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। यानी अपना ये शिक्षण बिंदु के अकॉर्डिंग मैंने पॉइंट लिखवाया था आवेशित करने की विधियां, जिसके अंदर अपना पहला बिंदु था आवेश को प्राप्त करने का घर्षण के द्वारा आवेशन, यानी आप घर्षण के द्वारा आवेश को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट था अपना चालन या स्पर्श करके। किसी भी एक वस्तु अनावेशित है और दूसरी आवेशित है, अगर इन दोनों को स्पर्श कर दिया जाए तो वो वस्तु भी क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। तो इसको बोलते हैं स्पर्श द्वारा आवेशन। तीसरी विधि का नाम है प्रेरण द्वारा आवेशन। किसी एक वस्तु के द्वारा दूसरे वस्तु को प्रेरित करके आवेशित किया जाता है। तो अपने को यहाँ आवेशित करने की 3 विधियां अपने को दे रखी है, यानी किस तरह से आवेश को प्राप्त किया जाता है। तो पहला है घर्षण के द्वारा आवेशन, दूसरा है चालन के द्वारा आवेशन और तीसरा है प्रेरण के द्वारा आवेशन। तो पहले आज बात करेंगे अपन घर्षण के द्वारा आवेशन। घर्षण का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया था, किसी भी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ना। घर्षण के लिए दो वस्तुओं का होना जरूरी है। तो घर्षण के द्वारा आवेश के अकॉर्डिंग जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। जब दो वस्तुओं को आपस में इस तरह से रगड़ा जाता है तो एक वस्तु का स्थानांतरण किस में होता है, दूसरे वस्तु में होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन त्याग रही होती है, अगर जो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन त्याग रही है तो वो कहलाती है धनावेशित, तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है वो वस्तु कहलाती है ऋणावेशित। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब घर्षण के द्वारा दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो जो वस्तु त्याग रही है इलेक्ट्रॉन वह धनावेशित, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है वो होता है ऋणावेशित। यानी इसके द्वारा अपन आवेश को प्राप्त कर सकते हैं। तो सिंपल सा एक एग्जाम्पल के फॉर्म के अंदर समझाया है कि आपको किन किन वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर अपने को आवेश प्राप्त होगा। तो कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव आपको दे रखे हैं, तो इन वस्तुओं के द्वारा आप आवेश को प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें पहला है धनात्मक के अंदर कांच की छड़, बिल्ली की खाल, तीसरा ऊनी कपड़ा। ये तीनों वस्तुएं कैसी होती हैं, धनात्मक। इसी तरह से ऋणात्मक की कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं, रेशमी कपड़ा, प्लास्टिक की छड़, एबोनाइट की छड़। इसमें फर्स्ट है एम्बर, दूसरा है एबोनाइट, तीसरा है प्लास्टिक, चौथा है रबड़। कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो ये धनात्मक रहती है, ये ऋणात्मक रहती है। जब बिल्ली की खाल को या तो प्लास्टिक की छड़ या एबोनाइट की छड़ से रगड़ा जाता है तब बिल्ली की खाल धनात्मक रहती है और प्लास्टिक की छड़ व एबोनाइट की छड़ ऋणात्मक रहती है। जब ऊनी कपड़े को एम्बर से, एबोनाइट से, प्लास्टिक या रबड़ से रगड़ने पर ऊनी कपड़ा धनात्मक रहता है, एम्बर, एबोनाइट, प्लास्टिक व रबड़ ये कैसा रहता है, ऋणात्मक रहता है। तो ये आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर किस तरह का आवेश प्राप्त होता है। तो इस पर धनात्मक आवेश प्राप्त होता है, इस पर ऋणात्मक आवेश प्राप्त होता है। इस टेबल से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। अब अपने यहाँ बात करते हैं, एक वर्ड अपने सामने आता है एम्बर। एम्बर को अंबर भी बोलते हैं। यह एक पदार्थ होता है जो ग्रीक नाम, जिसका ग्रीक नाम होता है इलेक्ट्रॉन। अंबर का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रॉन, जिसको विद्युत की भी बोलते हैं। यानी अंबर यानी एम्बर का ग्रीक नाम इलेक्ट्रॉन, जिसको विद्युत की भी बोलते हैं। यह देने वाला वैज्ञानिक था थेल्स, जिसने आवेश के बारे में सबसे पहले पता किया था कि आवेश किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। तो ये कहाँ का निवासी था, ये मिलेट्स निवासी था। तो ये अपने घर्षण के द्वारा अपन आवेश को प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा अपन देखेंगे चालन के द्वारा आवेशन, यानी चालन के द्वारा आवेश कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कि अपने पास दूसरी विधि थी। पहली विधि थी घर्षण के द्वारा आवेश को प्राप्त करना, दूसरी विधि का नाम है चालन या ब्रैकेट में स्पर्श द्वारा आवेश को प्राप्त करना। पहले अपने घर्षण के द्वारा आवेश को प्राप्त किया, इसी तरह से अपन किसी वस्तु को स्पर्श करके आवेश कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आपके सामने एक स्टैंड बनाया, कैसा स्टैंड है, कुचालक स्टैंड।
यहाँ पर मैंने दो वस्तुओं को ले लिया। एक वस्तु है आवेशित, आवेशित का मतलब उसके अंदर धारा का प्रवाह हो रहा है। दूसरी वस्तु है अनावेशित, यानी बिल्कुल उसके अंदर किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं तो धनात्मक नहीं ऋणात्मक है। ये दोनों एक पूर्णचालक स्टैंड पर स्थित है। जब दोनों चालक को मैंने एक दूसरे के संपर्क में लाया, तो संपर्क में लाने से आवेशित और अनावेशित यानी दोनों वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आने से दूसरी वस्तु जो अनावेशित थी वो भी कैसी हो गई, आवेशित। यानी एक वस्तु का स्थानांतरण किसमें हुआ, आवेशों का दूसरे में। अगर इन दोनों वस्तुओं को अगर तीसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग जब दोनों वस्तुओं को अलग अलग कर दिया जाए तो भी दोनों वस्तुओं के अंदर आवेश रहता है। कुचालक स्टैंड, एक अनावेशित एक आवेशित, दोनों वस्तुओं को मैंने संपर्क करवाया। संपर्क का मतलब होता है स्पर्श करवाया। स्पर्श करवाने के बाद तीसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया, तो अपने पास क्या कंडीशन हो रही है, दोनों के अंदर आवेश रहता है वो समान स्थिति में प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो वस्तुओं में एक वस्तु से दूसरी वस्तु, दो वस्तुओं में एक वस्तु से दूसरी वस्तु को आवेश स्थानांतरण को कहते हैं चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा, चालन का मतलब होता है स्पर्श। किसी एक वस्तु अनावेशित है दूसरी आवेशित है तो आप उनको स्पर्श करके उनको आप आवेशित कर सकते हैं। सिंपल सा, अगर अपने को कहीं पे भी धारा चल रही है, करंट चल रहा है और अपने को अगर करंट का एहसास होता है और अपने से टच होने पर उसको भी करंट का एहसास होगा, क्योंकि धारा का प्रवाह समान रूप से सब जगह फैलता है। तो यहाँ बात करते हैं सिंपल फॉर्म, वापस डायग्राम के अकॉर्डिंग वापस समझाते हैं कि दो चालक वस्तु जो एक अनावेशित है वह दूसरी आवेशित है, स्पर्श कराने पर आवेश, आवेश धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है। सिंपल सा मैंने ब्रैकेट में लिख दिया धनात्मक या ऋणात्मक। तो प्रतिकर्षण के कारण, प्रतिकर्षण का मतलब होता है समान आवेश प्राप्त होगा, या तो ऋणात्मक प्राप्त होगा या फिर धनात्मक प्राप्त होगा। तो समान आवेश का यानी प्रतिकर्षण के कारण दोनों चालकों पर समान प्रकृति का आवेश हो जाता है। कहने का अर्थ, जब एक वस्तु अनावेशित है और दूसरी आवेशित है, अगर इन दोनों को अपन स्पर्श करवा दें और वापस इनको अलग अलग कर दें तो आवेश है वो समान रूप से प्राप्त होता है। यानी आवेश प्राप्त करने की दूसरी विधि था जिसका नाम था चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन। अपन तीसरी विधि की ओर बात करते हैं। तीसरी विधि को देखते हैं अपन। प्राप्त करने की अपने पास तीसरी विधि है। जैसे अपने दो विधियों की बात की थी आवेश प्राप्त करने की, घर्षण के द्वारा आवेश को प्राप्त करना, दूसरी विधि थी अपने स्पर्श के द्वारा आवेश को प्राप्त करना। इसी तरह से आज तीसरी विधि के बारे में पढ़ेंगे, प्रेरण के द्वारा आवेश को प्राप्त करना। प्रेरण किसी एक वस्तु के द्वारा दूसरे को प्रेरित करके आवेश प्राप्त करेंगे। तो सिंपल सा एक डायग्राम आपके सामने दिए हुए हैं, डायग्राम की सहायता से अपन आसानी से समझ पाएंगे कि प्रेरण के द्वारा आवेश को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो मैंने एक धातु की गेंद ली है जो अनावेशित है, यानी इसके ऊपर न तो कोई धनात्मक है न कोई ऋणात्मक है। इस धातु की गेंद के पास में एक छड़ लेके आया जो ऋणात्मक है। धातु की गेंद अनावेशित और इसके पास में एक आवेशित वस्तु को लेके आया मैं। तो आवेशित वस्तु लाने के बाद अपने पास जो तीसरे पॉइंट के अकॉर्डिंग, तीसरे डायग्राम के अकॉर्डिंग अपने को देखने को मिल रहा है कि इसका जो ऋणात्मक भाग है यानी जो प्रेरित द्वारा, यानी जो पास में जो गेंद है जो अनावेशित थी वो आवेशन के कारण यानी इसके कारण प्रेरित होकर इसके ऊपर भी आवेश उत्पन्न हो रहा है। तो जो आवेश इसके ऊपर उत्पन्न हो रहा है तो उस भाग यानी उस वाले तार को क्या किया जाता है, भू संपर्कित। भू संपर्कित का मीन्स होता है अर्थिंग कर दिया जाता है। अर्थिंग का मतलब जितना भी आवेश प्राप्त हुआ है वो सब कहाँ चला जाता है, जमीन के अंदर चला जाता है। इसलिए घर की जो वायरिंग होती है वो अपन उस एक भाग को क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग का मीन्स होता है कि आवेश का संग्रहण पूरा कहाँ चला जाता है, जमीन में चला जाता है। इसी तरह चौथे पॉइंट के अकॉर्डिंग अपने चौथे डायग्राम में ये देखना है कि जब धातु की गेंद जब इस छड़ के पास में आते हैं तो जो तार को अपने जो भू संपर्कित किया यानी जो अर्थिंग किया है, तो जो नेगेटिव जो थी अपने पास छड़, वो नेगेटिव जो वस्तु वो विपरीत दिशा में चली जाती है। यानी ये वाला तार मैंने क्या कर दिया, भू संपर्कित कर दिया। तो जो ऋणावेशित वस्तु है वो किस तरफ चली जाती है, बाईं ओर से दाईं ओर चली जाती है। तो ये बाईं ओर से किस तरह चली गई, दाईं ओर, जो मैंने इस नेगेटिव साइन को वापस दर्शाया गया है। और ये ऋणात्मक के साइन वापस कहाँ चले जाते हैं, ऋणात्मक के साइन को मैंने वापस भू संपर्कित की तरफ बताया है।
तो ये सब क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। और लास्ट में अपने पास जो धातु की गेंद बचती है वो वापस कैसी रह जाती है, धनावेशित रह जाती है। यानी इसको वापस एक बार वापस समझ लेते हैं कि प्रेरण द्वारा वस्तु को किस तरह से आवेशित किया जाता है। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक आवेशित वस्तु जैसे छड़ को मैं लेकर आया, एक आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु कौन सी थी, धातु की गेंद, अनावेशित वस्तु पर स्पर्श किए बिना, मैंने इनको स्पर्श नहीं करवाया, इनको पास लेके आया हूं दूसरे डायग्राम के अकॉर्डिंग। स्पर्श किए बिना विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। विपरीत प्रकृति का जो ऋणात्मक था वो किस साइड चला गया, दाईं ओर, और वो वापस कहां चला गया, भू संपर्कित का मीन्स वो सब अर्थिंग में चला गया, यानी सभी ऋणात्मक भाग चला गया जमीन के अंदर। तो वापस जो धातु की जो छड़ बची है वो वापस किस में बची है, पॉजिटिव, यानी जो शेष बचेगा वो वापस धनात्मक भाग ही बचेगा। तो वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु पर स्पर्श किए बिना विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है, इसी को अपन बोलते हैं प्रेरण के द्वारा आवेशन। तो इसको वापस समझ लेते हैं। एक अनावेशित धातु की गेंद, यानी धातु की गेंद कैसी है, अनावेशित, विद्युत रोधी स्टैंड पर आधारित है। विद्युत रोधी का मीन्स होता है कुचालक, यानी जिसके अंदर किसी तरह का धारा का प्रवाह नहीं होता, विद्युत रोधी स्टैंड पर आधारित है। इनके पास ऋणावेशित छड़ को लाते हैं, मैंने इनके पास ऋणावेशित छड़ को लाया तो धातु की गेंद में मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण दाईं ओर विस्थापित हो जाते हैं। जैसे मैंने धातु की गेंद के पास इस छड़ को लाया तो ये ऋणात्मक भाग किस साइड चला गया, दाईं ओर, यानी विपरीत स्थिति में चला जाता है, विपरीत विस्थापित हो जाता है। तो ये जो माइनस था वो किस साइड चला गया, उस साइड, वो जो तार के रूप में, यानी वो भाग क्या कर दिया, आपने भू संपर्कित कर दिया। तो भू संपर्कित किया जाता है तो तार द्वारा ऋणावेशित धरती में चला जाता है, यानी जो नेगेटिव भाग था वो सब कहां चला गया, जमीन में चला गया। और गेंद का भू संपर्क तोड़ दिया जाए, अगर मैंने इस गेंद का भू संपर्क तोड़ दिया, यानी इस तार को यहां से हटा दिया, तो हटाने के बाद जो धातु की गेंद थी, धातु की गेंद पर नेट धनावेशित प्राप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब वही दो वस्तुओं को लिया था, एक थी छड़, दूसरी थी धातु की गेंद, इनको एक दूसरे को प्रेरित कर यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु प्रेरित हो गई और एक भाग को भू संपर्कित करने के बाद जो धातु की गेंद थी वो भी वापस कैसे अपने को प्राप्त हुई, धनावेशित, यानी प्रेरण के द्वारा आवेशन को अपन ने प्राप्त किया। तो यहाँ पर आवेशों की तीन विधियां थी, घर्षण के द्वारा आवेशन, और दूसरा था चालन यानी स्पर्श के द्वारा आवेशन, और तीसरा अपना है प्रेरण के द्वारा आवेशन। तीन विधियों के बारे में अपने पढ़ा है। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, अगले जो अपना पढ़ रहे हैं, आवेशों के गुण धर्म क्या होते हैं। अकॉर्डिंग नेक्स्ट अपना सेक्शन बिंदु है आवेशों के गुण धर्म। नेक्स्ट टॉपिक के अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं आवेशों के गुण धर्म, आवेश के गुण कौन कौन से होते हैं। तो कुछ आपको मैं इंपॉर्टेंट गुण के बारे में बता देता हूँ कि आवेश के अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। जिसके अंदर सबसे पहले गुण आता है विद्युत आवेश की योज्यता। विद्युत आवेश की योज्यता का मीन्स होता है एडिटिविटी। इंग्लिश वर्ड में योज्यता को बोलते हैं एडिटिविटी। अब योज्यता होता क्या, नहीं आवेश की योज्यता क्या होती है, तो सिंपल सा अपन समझ लेते हैं कि किसी निकाय पर, निकाय का मतलब होता है तंत्र जहां पर बहुत सारे आवेश पड़े हैं, किसी निकाय पर कुल आवेश का मान उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मैंने कोई भी निकाय ले लिया और उसमें बहुत सारे आवेश पड़े हैं, उस आवेश में सभी आवेशों को अगर जोड़ दिया जाए, बीजगणितीय का मतलब होता है जहां ए से लेकर जेड तक जिस सिंबल का प्रयोग किया जाता है उसी को बोलते हैं बीजगणितीय। तो एक निकाय के अंदर सभी आवेशों को आपको क्या करना है, जोड़ना है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आगे आवेश एक अदिश राशि है। कैसी क्वांटिटी, आवेश एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी आवेश एक अदिश है। अगले पॉइंट के अकॉर्डिंग आवेश का योग शून्य होता है। मैंने आपको कहा है कि आवेश धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, यानी एक ही वस्तु पर अगर धनात्मक ऋणात्मक दोनों आवेश उत्पन्न होते हैं तो उस वस्तु कैसी हो जाती है, यानी आवेशों का योग शून्य हो तब वस्तु कैसी हो जाती है, उदासीन, तब वस्तु उदासीन होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वस्तु उदासीन कब होती है, जब धनात्मक व ऋणात्मक दोनों होने पर वस्तु का मान क्या हो जाता है, योग शून्य हो जाता है।
तो उसको बोलते हैं वस्तु उदासीन हो जाना। जैसा मैं आपको एक क्वेश्चन करके समझा रहा हूँ, न्यूमेरिकल सवाल आपसे एग्जाम में आवेश की योज्यता के बारे में कैसे पूछा जाएगा। जैसे सिंपल ही आप इससे बनाना सीख सकते हैं। मैंने कोई भी एक निकाय ले लिया, ये निकाय का मतलब तंत्र, उसके अंदर बहुत सारे आवेश ले लिए मैंने, प्लस का माइनस का कोई भी आप आवेश ले सकते हैं। तो मैंने एक प्लस का लिया, प्लस का 3Q, एक मैंने लिया माइनस का 4Q, एक मैंने लिया प्लस का 5Q, और मैंने आपसे पूछा आवेशों की योज्यता बताइए। तो आपको क्या करना है, उसका बीजगणितीय योग करना है। बीजगणितीय योग कर लीजिए, प्लस के 3 माइनस का 4 प्लस का 5, तो 3 और 5 कितने होते हैं 8, 8 माइनस 4, तो 8 में से 4 गए तो पीछे कितने रहे 4। यानी आवेशों को जोड़ने पर लास्ट में कुल कितना योग रहता है, तो वही कहलाती है आवेशों की योज्यता। यानी निकाय के अंदर कुल कितना आवेश बचेगा, तो उस आवेश बचा 4Q, तो यानी इसी को अपन बोलते हैं आवेशों की योज्यता। ये अपना आवेशों के गुणधर्म के अंदर पहला पॉइंट था, यानी आवेशों की योज्यता क्या होती है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, आवेशों की निचरता। निचरता का मीन्स होता है इनवेरियंस, यानी जो फलन है वो चर के रूप में नहीं होगा। चर का मीन्स क्या होता है, ए से लेकर जेड जो सिंबल होता है उसको अपन चर बोलते हैं। तो यहाँ बात हो रही है आवेशों को निचरता यानी इनवेरियंस। क्या होता है देखिए, किसी कण पर आवेश Q का मान आवेश के वेग पर निर्भर नहीं करता। मैंने आपको उस समय भी कहा था आवेश के अंदर दो क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। जब स्थिर अवस्था में है तो सिर्फ एक ही क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जब गतिशील अवस्था में है तो दोनों क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र। तो वही यहाँ पे किसी कण पर आवेश Q का मान आवेश के वेग पर निर्भर करता है। तो किसी कण पर आवेश Q का मान आवेश के वेग पर निर्भर करता है, इसका मीन्स क्या हुआ कि एक अगर आवेश किस अवस्था में, अगर विराम अवस्था में है या गतिशील अवस्था में, तो डिपेंड करेगा उस आवेश का वेग कितना है। तो यहाँ अपने बात होती है आवेशों का वेग, यानी आवेश किसी भी अवस्था में हो सकता है, गतिशील अवस्था, डिपेंड करेगा उसके अंदर वेग कितना है। अब यह बात आती है कि किसी कण पर आवेश Q व द्रव्यमान M, कोई भी मैंने कण ले लिया उसके अंदर Q आवेश है, द्रव्यमान M है। द्रव्यमान M का मीन्स 4Q यानी 1 किलो का द्रव्यमान, 2 किलो का द्रव्यमान। अगर उसका अनुपात निकालते हैं तो उसको बोलते हैं विशिष्ट आवेश। वापस देख लीजिए, आवेशों की निचरता। किसी कण पर आवेश Q का मान आवेश के वेग पर निर्भर करता है। Q विराम अवस्था बराबर Q गतिशील। किसी कण पर आवेश Q व द्रव्यमान M का अनुपात Q बटा M क्या कहलाता है, विशिष्ट आवेश कहलाता है। तो ये आवेशों का हो गया दूसरा गुणधर्म। मैं बात करता हूं आवेशों के तीसरे गुणधर्म की। आवेशों के गुणधर्म का तीसरा गुणधर्म देखेंगे अपन, आगे के दो गुणधर्म अपने देखें। इसी तरह से आवेशों के गुणधर्म का तीसरा गुणधर्म देखते हैं, विद्युत आवेश संरक्षण का नियम। आवेश का संरक्षण अपन किस तरह से कर सकते हैं, यह अपने आवेशों के गुणधर्म के अकॉर्डिंग अपना तीसरा गुणधर्म है। तो ये क्या कहता है, विद्युत आवेश संरक्षण नियम। ये बताने वाला नियम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिसने बताया था आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक व ऋणात्मक। मगर विद्युत आवेश संरक्षण नियम किसने दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब ये क्या कहता है, किसी विलगित निकाय में कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है, वह परिवर्तन नहीं होता। किसी विलगित निकाय में कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है, परिवर्तन नहीं होता। संरक्षित का मतलब होता है कि स्थिर रहता है, या आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट। आवेश को न अपन उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं नष्ट कर सकते हैं। एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है या परिवर्तन किया जा सकता है। आवेश को न अपन उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं आवेश को नष्ट कर सकते हैं। एक रूप से दूसरे रूप में अपन परिवर्तन कर सकते हैं। यह आवेश का तीसरा गुणधर्म कहलाता है। यानी कुछ अपन एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मैंने जब इलेक्ट्रॉन और उसका प्रतिकण, यानी जस्ट उसका उल्टा, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव तो उसका प्रतिकण हो जाएगा पॉजिटिव। जब इलेक्ट्रॉन और उसका प्रतिकण प्रोजिटॉन आपस में टकराते हैं तो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करते हैं जो आवेश रहित होते हैं। यानी कहने का मतलब विकिरण के ऊपर किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं होता, नहीं धनात्मक होता है नहीं ऋणात्मक होता है। सिंपल सा अपन समझते हैं, मैंने एक लिया इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन में लिया इसका प्रतिकण, प्रतिकण का मतलब जस्ट उल्टा यानी पॉजिटिव। जब इनकी मैंने क्रिया करवाई यानी आवेश प्राप्त करना चाहा तो मेरे पास क्या प्राप्त हुआ, ये दोनों क्रिया करके क्या प्राप्त हुआ यानी गामा। गामा का मतलब एक विकिरण प्राप्त हुई, यानी इतनी ऊर्जा मेरे को आवेश के रूप में प्राप्त हुई। लगभग माना जाता है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी ऊर्जा मेरे को आवेश के रूप में प्राप्त हुई। एग्जाम के अंदर आवेश संरक्षण, एग्जाम के अंदर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। विद्युत आवेश संरक्षण का नियम बताते हुए इसका एक उदाहरण बताइए। तो उसके अंदर भी 3 टाइप से सवाल पूछे जाते हैं कि विकिरण उत्पन्न होते हो तो इस अभिक्रिया का नाम बताइए, या रेडियोधर्मी अभिक्रिया बताइए। जैसे दूसरा अपना जो उदाहरण के तौर पर समझना है रेडियोधर्मी अभिक्रिया। तो रेडियोधर्मी अभिक्रिया क्या है, यूरेनियम 92 यूरेनियम 238, जब मैंने इसका क्षय किया, क्षय का मतलब इसका विखंडन किया, तो 92 यानी दो पार्टिकल इसमें से अलग हो गए। पीछे कितने थे 90, तो 2 कम हो गए तो पीछे 90 किसका होता है थोरियम का। तो इसमें से भी 4 क्या हो गए कम हो गए, तो यहाँ हो गया 234। तो पीछे यानी 2 इधर आ गए, 2 हीलियम और 4 अपन को द्रव्यमान के, यानी हीलियम को बोलते हैं अल्फा कण। तो रेडियोधर्मी अभिक्रिया में क्या देखा, जब यूरेनियम का अपन ने विखंडन किया तो अपने को क्या प्राप्त हुआ, अल्फा कण प्राप्त हुआ। तो ये इस तरह की अभिक्रिया कहलाते हैं रेडियोधर्मी अभिक्रिया। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है रेडियोधर्मी अभिक्रिया का संरक्षण नियम का समीकरण बताइए। तीसरा समीकरण आता है नाभिकीय अभिक्रिया। आवेश संरक्षण नियम के अकॉर्डिंग नाभिकीय अभिक्रिया क्या होती है, तो सिंपल समझ लीजिए 7 नाइट्रोजन 14, यानी यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, यानी परमाणु क्रमांक कितना है 7, द्रव्यमान कितना है 14। मैंने यहाँ पे 2 अल्फा कणों यानी अल्फा कणों को लिया, अल्फा कण यानी हीलियम। जब इनका मैंने क्रिया करवाई तो 7 और 2 कितने होते हैं 9, और 9 किसका होता है फ्लोरीन का। 14 और 4 कितने होते हैं 18। जब वापस मैंने इसकी नाभिकीय अभिक्रिया करवाई तो 1 इसमें से कम हो गया, यानी वापस मेरे को अल्फा कण यानी हाइड्रोजन के रूप में मिला। तो यहाँ पर 9 का हो गया 8, तो 8 किसका होता है ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे द्रव्यमान में 1 कम हो गया यानी 17, तो वापस 8 और 1 9, और ये 17 और 1 18, तो वापस मेरे को हाइड्रोजन प्राप्त हुआ। कहने का मतलब एग्जाम के अंदर आवेश संरक्षण के नियम से अपन को कोई भी सवाल इसमें से पूछा जा सकता है, या तो अभिक्रिया अपने से पूछी जा सकती है, या विद्युत आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है। तो अपने आवेशों के गुणधर्म के अकॉर्डिंग अपने 3 गुणधर्म देखे हैं, जिसके अंदर अपना तीसरा गुणधर्म था विद्युत आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, या फिर एग्जाम के अंदर सिर्फ नियम भी पूछा जाता है या अलग से छोटा सवाल बनता है, वो 3 समीकरण में कोई भी पूछी जा सकते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नाभिकीय अभिक्रिया संरक्षण नियम बताइए। तो आज अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं चौथे गुणधर्म की। उनका चौथा गुणधर्म पढ़ेंगे अपन आवेशों का क्वांटीकरण। चौथा गुणधर्म है अपना आवेशों का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण या क्वांटा एक संख्या के रूप में होता है। जो क्वांटा होती है वो क्या होती है, एक संख्या होती है। तो यहाँ अपने को बात करें आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपने को एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है, किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। जैसे सिंपली मैंने कोई भी पदार्थ लिया जैसे Q, जिस पर आवेश है Q, और इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यहाँ पर जो E है वो इलेक्ट्रॉन का क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। इस इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज जो कहलाता है ये n कहलाता है, यानी कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 कोई भी संख्या हो सकती है। कहने का मतलब आप इस समीकरण से इजीली आप समझ सकते हैं कि किसी वस्तु पर आवेश यानी Q, इलेक्ट्रॉन का आवेश E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का मतलब किसी संख्या के रूप में होता है, जो यहाँ पर n कहलाता है। तो यहाँ पर अपने पास इलेक्ट्रॉन का आवेश अपने को पता है कि न्यूनतम इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। समीकरण को वापस देखिए, यहाँ Q कहलाता है किसी वस्तु का आवेश, E कहलाता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, N कहलाता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, N गुना होता है, यानी पूर्ण गुणज होता है। इसी को बोलते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। एक स्टेप अपन और समझ सकते हैं कि किसी भी निकाय की क्रिया प्रारंभ होने में
किसी भी निकाय में किसी प्रक्रिया के प्रारंभ के लिए आवेशों का पूर्ण गुणज के रूप में होता है। यानी कहने का मतलब आवेशों की, जैसे अपने योज्यता में पढ़ा था कि कोई भी निकाय होता है या तंत्र होता है वो आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो बीजगणितीय योग का मतलब किसी संख्या का क्या होगा, गुणज होगा। तो वो अपन उसी को बोलते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। तो इसको, इस नियम की पुष्टि करने के लिए यानी आवेशों का जो क्वांटीकरण देने के लिए एक विधि का प्रयोग हुआ था, उस विधि का नाम है मिलिकन तेल बूंद विधि। इसके अंदर एक्सपेरिमेंट करके देखा गया था कि आवेश को अपन किस रूप में प्राप्त कर सकते हैं, यानी आवेशों की संख्या अपन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो वो अपन आवेशों का क्वांटीकरण करके प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको एग्जाम के अंदर पूछे आवेशों का क्वांटीकरण किस विधि द्वारा ज्ञात किया गया, तो उस विधि का नाम था मिलिकन तेल बूंद विधि। इसके द्वारा पता किया गया था कि आवेशों का क्वांटीकरण होता है। अब आपको एग्जाम के अंदर कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके भी बता देता हूँ। सिंपल सा आपसे मैंने एक सवाल पूछा, कोई भी एक धातु का गोला है, जैसे सिंपल एक ये धातु का गोला है, इस पर मैंने 16 कूलम आवेश से धनावेशित करने पर, यानी इस पदार्थ पर मैंने 16 कूलम आवेशित दिया, तो आपसे पूछा जाएगा इससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे, यानी कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो सिंपल सा अपने पास आवेशों का क्वांटीकरण का समीकरण होता है Q बराबर N। इसके आगे आता है प्लस माइनस। प्लस माइनस का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो ऋणात्मक में होती है, तो धनात्मक और ऋणात्मक किसी भी रूप में हो सकती है। देखिए इधर Q बराबर N। अपने को क्या ज्ञात करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अपन समीकरण में देख सकते हैं N क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो N बराबर क्या हो जाएगा, जैसे अपन को Q का मान प्रश्न में दिया हुआ है, Q का मान प्रश्न में कितना है, Q का मतलब होता है आवेश, तो कितना दिया हुआ है 16 कूलम। इसी तरह से E कहलाता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसका मान फिक्स होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो आपको ज्ञात क्या करना है, कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे, यानी N का मान ज्ञात करना है। तो N बराबर Q बटा E। Q की जगह Q का मान रख दिया, N की जगह E की जगह E का मान रख दिया। इस पॉइंट को हटाया तो 10 गए ऊपर, 16 से 16 कट गए तो ऊपर बचा 10, यानी 10 की घात 1, और माइनस के 19 ऊपर गए तो प्लस के 19 और 1 हो गए 20, तो 10 की घात 20 इलेक्ट्रॉन। यानी किसी भी धातु के गोले को 16 कूलम आवेश देने पर कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे, तो 10 की घात 20 इलेक्ट्रॉन। यानी इसके अंदर E का मान फिक्स होता है, Q का मान और N का मान बदलता रहता है। अगर आपको N दिया हुआ हो तो Q का मान ज्ञात करना है, Q दिया हुआ है तो N का मान ज्ञात करना है, E का मान फिक्स रहता है। तो न्यूमेरिकल के अंदर आपसे जरूर सवाल पूछा जाता है आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट अपना गुणधर्म के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट गुणधर्म है वो है आवेशों का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण का मतलब एक संख्या होती है जो पूर्ण इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ठीक, तो इस तरह से अपने आवेशों के चारों गुणधर्म के बारे में पढ़ लिया। अगले नेक्स्ट टॉपिक में अपने पढ़ते हैं कि आवेशों के लिए एक वैज्ञानिक आया था कूलाम। तो कूलाम ने आवेशों के लिए क्या नियम दिया था, तो अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ता हूँ कूलाम का नियम। 12th सब्जेक्ट फिजिक्स पार्ट 2। अपना जो अगला शिक्षण बिंदु था आवेशों के लिए कूलाम का नियम। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु के अकॉर्डिंग आवेशों के लिए कूलाम का नियम। एक वैज्ञानिक कूलाम आया था, उसने आवेशों का अध्ययन किया था और उन्होंने आवेशों के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाला था। तो इसी के अकॉर्डिंग इसका नियम पड़ गया आवेशों के लिए कूलाम का नियम, जिसका दूसरा नाम होता है व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। आवेशों की कूलाम का नियम का दूसरा नाम होता है व्युत्क्रम वर्ग का नियम। सिंपल समझते इस नियम के अकॉर्डिंग क्या कहा था, मैंने दो आवेश लिए, पहला आवेश दूसरा आवेश। पहले आवेश को माना मैंने Q1, दूसरे आवेश को माना मैंने Q2। दोनों आवेशों के बीच में एक बल लग रहा है, उस बल को बोलते हैं कूलाम बल। यानी आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। कहने का मतलब ये आकर्षण बल भी है और प्रतिकर्षण बल भी है। दोनों के बीच की दूरी है r²। इस r² के कारण इसी का नाम पड़ा है व्युत्क्रम वर्ग का नियम। अब ये r² का मतलब क्या होता है, जब एक आवेश दूसरे आवेश की तरफ आता है और दूसरा पहले की तरफ आता है तो r × r क्या हो जाता है, r²। यानी नियम क्या कहता है, उस नियम को अपन समझ लेते हैं। इस नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों, ये दोनों आवेश कैसे हैं, स्थिर है।
दो स्थिर आवेशों के मध्य, ये दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल, इन दोनों के बीच में बल लग रहा है, उस बल का नाम है आकर्षण व प्रतिकर्षण बल। दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, समानुपाती का मीन्स होता है कि जो दोनों आवेश है वो F के क्या है, गुणनफल, जो ऊपर होता है वो गुणा के रूप में होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं समानुपाती। वह बीच की दूरी r स्क्वायर, बीच की दूरी r स्क्वायर, r स्क्वायर का है नीचे, जो किस रूप में, भाग के रूप में, बीच की दूरी r स्क्वायर के वर्ग, ये r स्क्वायर या r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है भाग के रूप में, जो ऊपर होता है वो गुणनफल का रूप में, जिसको बोलते हैं समानुपाती, और जो नीचे की ओर होता है भाग के रूप में, उसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। यानी सिंपल सा नियम है, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल, इन दोनों की क्या होता है, समानुपाती। वह बीच की दूरी r स्क्वायर के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। इसका कुछ अपन मैथमेटिकल स्टेप है, करके देखते हैं। F किसके समानुपाती होता है, दोनों आवेशों के, यानी Q1 इंटू Q2, समीकरण नंबर 1। इसी तरह से F किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 व 2 से, यानी समीकरण नंबर 1 व 2 को कंबाइन कर लो, तो समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या हो जाएगा, F समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इस ये क्या होता है, एक नियतांक होता है। समानुपाती व व्युत्क्रमानुपाती के जब साइन को हटाते हैं तब इसकी तरह एक वर्ड यूज होता है जिसको बोलते हैं k। इस k का मीन्स होता है कप्पा। तो F बराबर k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, जनरली अपन इसको k बोलते हैं, मगर इस k का मीन्स होता है वो जिसको अपन कप्पा बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आपसे एग्जाम में पूछे कूलाम के लिए गणितीय रूप बताइए, तो ये कूलाम का कौन सा रूप हो जाएगा, गणितीय रूप हो जाएगा। 1 नंबर का आपसे सवाल छोटा सा पूछे तो नियम बताते हुए उसका गणितीय रूप बताइए। अब इसके अंदर जो k होता है वो क्या कहलाता है, कप्पा कहलाता है, जो क्या होता है, नियतांक होता है। नियतांक का मतलब एक फिक्स मान होता है जो समीकरण के बैलेंस को बराबर करती है। अब इस F बराबर इस k का जो मान होता है वापस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब आवेश दो के अंदर होता है, माध्यम के अंदर हो सकता है, निर्वात के अंदर हो सकता है। निर्वात का मतलब खाली, माध्यम का मतलब कोई ना कोई उसके अंदर माध्यम है। किस तरह से देखिए अपन, तो F बराबर k की जगह मैंने लिखा, इस k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस k की जगह, यानी इस k की जगह मैंने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ मेरे को k का मान क्या होता है, तो अपने पास ये दो आवेश Q1 Q2 है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, r स्क्वायर है। आपको एग्जाम के लिए सवाल पूछा जाता है k का मान बताइए, k का मीन्स कप्पा का। तो इस 1 की जगह 1, 4 की जगह 4, और पाई बराबर होता है 3.14 या 22/7। और इस एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 8.85 इंटू 10 की घात -12। ये होता है एप्सिलॉन नॉट का मान। जब ये सभी मान इसमें रखते हैं तो इसको सरल करने पर इसका जो मान आता है वो आता है 9 इंटू 10 की घात 9। तो आपसे पूछा जाता है कि यानी कप्पा का मान कितना होता है, तो 9 इंटू 10 की घात 9। अब इसका एग्जाम के अंदर कई बार मात्रक भी पूछा जाता है, तो मात्रक कैसे निकालते हैं, सिंपली आप देख सकते हैं k बराबर 9 इंटू 10 की घात 9 हो गया। तो अपने पास एक समीकरण होता है F बराबर कप्पा Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। मेरे को कप्पा का मान ज्ञात करना है, तो F का r स्क्वायर से गुणा कर लीजिए, क्या आ जाएगा, तो k बराबर F r स्क्वायर, जिसका मान ज्ञात करना है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे, यानी Q1 Q2 का आ गया नीचे। F कहलाता है बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन, r का मतलब त्रिज्या यानी दूरी, दूरी का मात्रक मीटर यानी मीटर स्क्वायर, Q1 Q2 यानी आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, तो ये दो है तो कूलाम स्क्वायर। तो आपसे पूछा जाए k का मात्रक क्या होगा, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। अपन स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो अपने मैंने k की जगह इसका मान मैंने यहाँ पर रख दिया। इस सिंबल को बोला जाता है एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट किसके लिए होता है, निर्वात के लिए। जहां कहीं भी अगर आपको ये सिंबल दिखाई दे इसका मतलब है कि वहां पर कैसा है, निर्वात। और जहां पर अगर जीरो नहीं है, सिर्फ एप्सिलॉन आपको दिखाई दे, तो वह सिर्फ होता है माध्यम।
यानी माध्यम किसी की भी उपस्थिति में हो सकता है। तो सिंपल अपन आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको K का फॉर्मूला निकाला सिखाया और उसका मात्रक बताया। इसी तरह F का फॉर्मूला आया। अगर आपसे अब पूछे कि मेरे को एप्सिलॉन नॉट का मान ज्ञात करना है तो अपन एप्सिलॉन नॉट का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। इस एप्सिलॉन नॉट का इससे वज्र गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट जिसका मान ज्ञात करना है वो कहाँ आ जाता है, नीचे। तो Q1 Q2 ऊपर रह गया, F(r²) आ गया नीचे। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, 2 है तो कूलाम स्क्वायर। बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर। यानी जस्ट इसका उल्टा, K का जो मान आता है इसका उल्टा करने पर वो किसका आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि अपन कह सकते हैं K किसका उल्टा होता है, एप्सिलॉन नॉट का। तो जस्ट इसका उल्टा कर दो, न्यूटन इंटू कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब आपको एग्जाम के अंदर इसके अगर विमा निकालना पूछे तो विमा भी अपन निकाल सकते हैं। सिंपली आप देख सकते हैं कूलाम का मात्रा क्या होता है, आपको बताया हुआ है कि I बराबर होता है QT। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, IT। तो यहाँ पर Q का कूलाम, आवेश का मात्रा कूलाम, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया IT। न्यूटन किसका मात्रा होता है, बल का, तो ये आगे बल की विमा M1L1T-2। M यहाँ पर कहलाता है दूरी, और दूरी को अपन किस में लिखते हैं, लंबाई, यानी L2। I का यानी विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, घात 2 है तो घात 2। T यानी समय का मात्रक होता है सेकंड, यानी T²। तो M1 - 2, 1 और 2 कितने हो गए, L की घात 3, T की घात -2। इसको सिंपली आप सरल कीजिए, A की घात 2, T कितनी बार है, 2 बार, और ये माइनस के 2 ऊपर है प्लस के 2, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4। M की घात 1 ऊपर जाएगा तो -1, L की घात 3 ऊपर जाएगा तो -3। यानी आप इसके द्वारा इसकी विमा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आवेशों के लिए एक वैज्ञानिक आया था कूलाम, और कूलाम ने नियम दिया था। नियम के अकॉर्डिंग ये कहा था कि आपके पास कोई 2 स्थिर आवेश है तो दोनों के बीच में क्या लगता है, बल लगता है। उस बल का नाम है आकर्षण व प्रतिकर्षण बल। दोनों के बीच में दूरी होती है r²। तो आकर्षण व प्रतिकर्षण बल के तो क्या होता है, वो समानुपाती होता है, और बीच की दूरी r² के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस तरह से अपन कूलाम नियम का मैथमेटिकल के द्वारा अपन 2-3 चीजों के, इसके अंदर छोटे छोटे सवाल ज्यादा बनते हैं तो आपको एग्जाम के अंदर कोई भी पूछा जा सकता है। K का मान निकालना, F का मान निकालना, यानी इसका मात्रक भी आपसे पूछा जा सकता है, इसकी विमा भी आपसे बनानी पूछी जा सकती है। अब आपको एक सिंपल सा इसी के अंदर मैं बात करता हूं कि आवेश होता है वो किसी भी पदार्थ के रूप में हो सकता है, जिसको अपन बोलते हैं परावैद्युतांक। यहाँ 2 वर्ड आ रहे हैं अपने पास, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन। तो ये होते क्या है, तो अपन नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं परावैद्युतांक।